अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, या फिर यूँ कहिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा। एक इक्वेशन है जो हर गुजरते दिन के साथ आप कह सकते हैं कि मज़ीद बिगड़ती जा रही है, और एक्सपेक्ट किया जा रहा था चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से। बिलखसूस मौसम सरमा की तातीलात ख़त्म होने के बाद बहुत से लोग ये दावा भी कर रहे थे और कुछ लोग इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जब मौसम सरमा की तातीलात के दौरान उनके पास चंद फुर्सत के लम्हात थे, उन्होंने शायद कुछ चीज़ों को देखा हो, ऑब्ज़र्व किया हो, और उन्हें भी नज़र आया हो कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और शायद वो वापस आने के बाद उन तमाम पहलुओं पर दोबारा से एक दफ़ा नज़र दौड़ाएंगे, और जो उनका एक स्टांस बज़ाहिर अगेंस्ट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नज़र आ रहा है, हो सकता है उसमें नरमी आ जाए। मगर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा मौसम सरमा की तातीलात गुजार कर वापस आ गए, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मुतअद्दिद दरख्वास्तें भी उनके सामने ज़ेर समात आ चुकी हैं। आज फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आपको मालूम ही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मुतल्लिक दो इंतहाई अहम केसेस ज़ेर समात आए हैं, और उन केसेस में क्या हुआ है वो तो हम आपको पहले बता चुके हैं। मज़ीद भी कुछ चीज़ें हैं जो ऐड करेंगे, मगर मेन चीज़ है कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से कोई उम्मीद है। बज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अब मज़ीद सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ मिले। जो बातें आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमने विटनेस की हैं एज जर्नलिस्ट, हमें यही तासुर मिला है कि चीफ जस्टिस ने वो उनका आर्ग्यूमेंट, जो उनका आप कह सकते हैं कि एक सेंटिमेंटल आर्ग्यूमेंट है, उसको बाय नहीं किया पीटीआई के। और जो पीटीआई बार बार मुसलसल एक बात दोहरा रही है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, और अकॉर्डिंग टू बुक चलने से उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने भी नहीं वाली। आज लुबे लुबाब यही था, जो बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब की पिटीशन हो या फिर शोएब शाहीन साहब की, बैरिस्टर गौर की, एक्चुअल में जो दरख्वास्तें हैं उनमें बार बार यही बात की जा रही है कि ख़त्तो किताबत से कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 22 दिसंबर को एक ऑर्डर दिया लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम की जाए। ना सिर्फ वो ऑर्डर इंपॉर्टेंट था, बल्कि उस रोज़ तीनों फाजिल जजेस साहिबान की जो ऑब्जर्वेशंस थी वो उस ऑर्डर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। जो अहम ऑब्जर्वेशंस उस रोज़ दी गई, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जो इस वक्त हो रहा है उसको एज़ इट इज़ उन्होंने बयान किया, और उसके ऊपर अपने कंसर्न शो किए, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने तो अपना इजाफी नोट तक उस पर लिख दिया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आज अगर जस्टिस अतर मिनल्ला इस बेंच का हिस्सा नहीं है, जिस बेंच में वो माजी में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के साथ बैठा करते थे, उसकी वजह शायद वही नोट है जिस नोट के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने तो उनके बारे में कुछ तारीफ़ी कलमात कहे होंगे, मगर अदरवाइज़ जो हमारी रियासत है या जो हमारे इंतज़ामी इदारे हैं उनको शायद जस्टिस अतर मिनल्ला का वो नोट कुछ पसंद नहीं आया, और शायद यही वजह है कि काजी फ़ायज़ ईसा भी उनके नोट से कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। मगर ये कुछ लोगों की राय है। मेरी पर्सनल ओपिनियन है सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर, मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ने गुज़िश्ता साल जब से उन्होंने चीफ जस्टिस के तौर पर हल्फ उठाया है, बेंच तब्दील नहीं किया। एक ही उनका बेंच रहा है मुसलसल 3 माह। उस बेंच में उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे, जस्टिस अतर मिनल्ला थे। अब नए साल के बाद, नया साल आने के बाद उन्होंने एक नया बेंच तश्कील दिया है, और इसमें भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत हलाली हैं। तो ये बात एक साइड पर अगर आप रख दें, मगर दूसरी जानिब जो बातें उस रोज़ जस्टिस अतर मिनल्ला या जस्टिस मंसूर अली शाह, इवन जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहीं, आज हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है आज उन बातों की तरफ जा ही नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट आज कह रही है कि आप हमें सेटिस्फाई करें, आप हमारे सामने शवाहिद रखें कि आखिर कौन से ऐसे आपके पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं जिसकी बुनियाद पर आप तौहीन अदालत की कार्रवाई मांग रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, IGs के ख़िलाफ़, सेक्रेटरी दाखिला के ख़िलाफ़, चीफ सेक्रेटरीज़ के ख़िलाफ़, कि उन्होंने अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया। यहाँ पर आकर मुझे ऐसा लगा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा शायद जो लतीफ़ खोसा साहब बार बार आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, उनके उस आर्ग्यूमेंट को सुनना भी नहीं चाह रहे थे। बार बार उन्होंने इसरार किया कि 24 दिसंबर को एक ख़त पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ इलेक्शन कमीशन को भेजा, और उस ख़त में उन्होंने आलमोस्ट वही बातें दोहराई जिनका दावा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। मगर
चीफ़ जस्टिस ने उन्हें वो ख़त पढ़ने ना दिया। एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा, कई दफ़ा, हत्ता कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 1-2 दफ़ा बरहम भी हुए और उनको कहा कि आप अपनी ही लेकर चल रहे हैं, हमारी बात सुन नहीं रहे। गो के सूरत हाल कमरा अदालत में मुख्तलिफ थी। सरदार लतीफ़ खोसा ने जब भी बात करने की कोशिश की, हमने ये देखा कि चीफ़ जस्टिस ने उन्हें डांट पिला दी, उन्हें खामोश कराने की कोशिश की और ख़ुद काफ़ी देर उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी हैं। और आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से वो जो ख़त है, बहरहाल वो बाद में सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब ने अदालत के सामने पढ़कर सुनाया भी, और शायद मैं ये समझता हूँ कि वही ख़त है जिसको बुनियाद बनाकर या जिसकी वजह से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी मजबूर हुए कि जो नोटिस आज उन्होंने किए हैं IG पंजाब को और चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब को और एडवोकेट जनरल पंजाब को, ये इसकी बेस वही एक ख़त है जो चीफ़ जस्टिस उनको पढ़ने नहीं दे रहे थे। इवेंचुअली उन्हें पढ़ने का मौका मिला, उन्होंने पढ़ा और चीफ़ जस्टिस को और दीगर दोस्त फाजिल जजेस साहिबान को भी इदराक हुआ कि मामला इतना भी सादा नहीं है और उन्हें अब नोटिस करना पड़ा है और उनसे रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। दूसरी जानिब एक CD उन्होंने जमा करवाई थी, जिस CD के अंदर वो तमाम वीडियो एविडेंसेस हैं। यहाँ पर हम एक बात हमेशा, हम अदालतों पर तो तनकीद करते हैं, मगर साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि जो लोग अदालतों से इंसाफ मांगने आए हैं, क्या वो भी तैयारी के साथ आए हैं। बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है वो भी प्रॉपर, आप कह सकते हैं कि तैयारी के साथ नज़र नहीं आई हमें, ना आज, ना कल और ना परसों। यानी 3 दिन हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और तीनों दिन हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू तो किया जाता है, दरख्वास्तों के बाद दरख्वास्तें भी आ जाती हैं, एक से ज़ायद वकला भी पहुंच जाते हैं, मगर जब अदालत के सामने असिस्टेंस करने का मौका आता है या मुआवनत करने का मौका आता है तो वकला साहिबान को हमने अक्सर बग़ैर तैयारी के पाया है। पहले रोज़ शोएब शाहीन साहब, उन्होंने अदालत से इस्तदा की जबकि उनकी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं थी। अदालत ने उनकी उस इस्तदा को मंजूर किया और कहा कि वक्फ़े के बाद आप आ जाएं, हम आपको सुन लेंगे। मगर वक्फ़े के बाद शोएब शाहीन साहब नहीं आ सके। ऑब्वियसली उनके पास कोई वैलिड रीज़न होगी, मगर उनकी अदम मौजूदगी के बायस हो सकता है जजेस साहिबान को भी अंदाज़ा हो इनकी सीरियसनेस का ये लेवल है। अगले रोज़ फिर यानी गुज़िश्ता रोज़ जब समाअत हुई और जो मेन पिटिशनर थे एतजाज़ हसन साहब की दरख्वास्त में जो उन्होंने मिसिंग पर्सन से मुतल्लिक दायर की थी वो थे लतीफ़ खोसा साहब। उन्होंने वो पिटिशन ड्राफ्ट की थी, मगर लतीफ़ खोसा साहब फॉर सर्टन रीज़न्स नहीं आ सके। उनके मुताबिक उनके साहबजादे को उससे 1 रोज़ कबल गिरफ़्तार किया गया लाहौर से, और जब वो वहाँ से रात को निकलने लगे तो 8 बजे मोटरवे बंद हो गई और वो यहाँ पर आ नहीं सके। और आज बहरहाल लतीफ़ खोसा की जगह शोएब शाहीन साहब ने आर्ग्यूमेंट्स किए। मुझे ये लगता है कि शोएब शाहीन साहब जिस हद तक दे सकते थे, क्योंकि वो पटिशनर नहीं थे, वो ना ही पटिशनर के वकील थे, ना ही उन्होंने वो ड्राफ्ट तैयार किया था जिस पिटिशन के ऊपर वो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, फिर भी उन्होंने उस केस को कुछ हद तक चला लिया, मगर उनकी जो कारकर्दगी थी वो प्रॉमिसिंग नहीं थी। आज लतीफ़ खान खोसा साहब ख़ुद आए और उन्होंने कहा कि मैं ख़ुद आर्ग्यू करूँगा। जब उन्होंने आर्ग्यू करना चाहा, आर्ग्यू करने लगे। एक बात तो अलग है कि हमारी अदालतें भी वकला साहिबान को स्पेस नहीं देती, जजेस साहिबान वकला को बोलने नहीं देते, और जब उनकी कोई बात पसंद नहीं आती तो उससे इख्तिलाफ़ की बजाय उनको उल्टा डांट पिलाने की कोशिश की जाती है। ये नहीं देखा जाता कि जो सामने वकील दलाल दे रहा है वो 55 साल से वकालत कर रहा है, एक सीनियर एडवोकेट है, और जो एक ड्यू रिस्पेक्ट का एक एलिमेंट है वो अक्सर लोगों को शिकवा होता है चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से कि वो लिहाज भी नहीं रखते। अब आज जैसे जो 1-2 बेसिक सवाल थे, वो ख़त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या वो दरख्वास्त जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखी थी उनके पास वो भी मौजूद नहीं थी। बतौर एविडेंस के तौर पर उन्होंने अदालत ने जब ये सवाल पूछा तो उनके पास वो मौजूद नहीं थी। ये अगेंस्ट जाता है उस पार्टी के जो रिलीफ मांगने के लिए ख़ुद आए और अपनी तैयारी उनकी मुकम्मल नहीं है। इसी तरह कई दीगर भी अहम दस्तावेज़ात जो थे वो उन्होंने अपनी पिटीशन के साथ नहीं लगाए थे, जिस पर अदालतें मज़ीद नॉय होती हैं। वो एक अलग बात है कि जजेस साहिबान के बारे में कुछ लोग ये समझते हैं कि जिन्होंने पहले से माइंड बनाया होता है उन्होंने अपने माइंड से मुताल्लिक ही फ़ैसला देना होता है, आर्ग्यूमेंट से उनको फ़र्क नहीं पड़ता। मगर जो साइलीन होते हैं, जो दरख्वास्त गुजार होते हैं, इन पर्टिकुलर जो प्रोफेशनल वकला होते हैं, उनको मालूम होता है तमाम तर प्रोसेस का, और उन्हें इन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इससे इन द लॉन्ग रन आपका अपना केस ख़राब होता है,
आज लतीफ़ खोसा साहब को हमने देखा, गो के बड़े सीनियर वकील हैं, मगर उनकी भी तैयारी उस तरह नहीं थी और शायद यही वजह है कि जजेस साहिबान भी कुछ नाला नज़र आए। हत्ता कि जजेस साहिबान ने कुछ ऐसे सवालात पूछे जिन पर जो लतीफ़ खोसा साहब थे वो भी लाजवाब थे। इसके बाद जो मिसिंग पर्सनस का मामला है, मुझे आज एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी और उसमें एक चीज़ बड़ी अफसोसनाक भी है। अच्छी ये लगी कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का आज एक बड़ा मुस्बत रवैया था, बड़ा पॉजिटिव उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है आमना मसूद जंजुआ साहब को, जो कि एक तवील अरसा से एक जदोजहद कर रही हैं। लगभग उनको हो गए हैं 16-17 साल। वो अपने लापता शोहर की बाजियाबी के लिए, उनकी खैर आफ़ियत जानने के लिए मुसलसल सड़कों पर हैं, मुख्तलिफ़ फोरम्स पर रजू कर चुकी हैं और ना सिर्फ वो अपने शोहर के लिए बल्कि दीगर भी जो मिसिंग पर्सनस हैं उनकी भी नुमाइंदगी कर रही हैं। अदालतों में आए रोज़ वो जाती हैं और उनको वहाँ पर रिप्रेजेंट करती हैं। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनकी पहले तो तारीफ़ की, उनको खराज तहसीन पेश किया और फिर उनसे पूछा कि आप अब हमसे क्या चाहती हैं, हम क्या करें। तो जो आमना मसूद जंजुआ साहिबा हैं वो ये चाहती हैं, वो ये कहती हैं कि मैं ये चाहती हूँ मेरे शोहर के बारे में मुझे बताया तो जाए, मुझे ख़बर तो दे दी जाए कि वो ज़िंदा भी हैं या नहीं, इतना तो मेरा हक़ है। और हमने पहले मुतअद्दिद बार कोशिश की, जानने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें 2005 में मुशर्रफ दौर में अगवा किया गया या जैसे भी उन्हें हिरासत में लिया गया जब वो अपने एक दोस्त से मिलने के लिए पेशावर जा रहे थे और वहाँ पहुँचे नहीं और बीच रास्ते में ही उन्हें कहीं अगवा कर लिया गया और गायब कर दिया गया। बहरहाल उन्होंने कहा कि जो उनके ससुर हैं आमना मसूद जंजुआ साहिबा के, वो भी आर्मी में थे और उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ से भी ये बात की और भी कई लोगों से उस वक्त बात की। तो उन्होंने कहा कि हमें तो आपके साहबजादे में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो हमारे पास नहीं है। बहरहाल चीफ़ जस्टिस बोले कि इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न टू अस। और क्या अब भी इसी तरह लोग गायब हो रहे हैं? चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने बड़ी मासूमियत के साथ ये सवाल पूछा है कि क्या आज भी लापता अफराद का मसला पाकिस्तान में चल रहा है? तो आमना मसूद जंजुआ साहिबा ने कहा कि बिल्कुल चल रहा है। सबसे ज़्यादा मुशर्रफ दौर में लोग अगवा हुए या गायब हुए। इसके बाद फिर ये सिलसिला पीपल्स पार्टी के दौर में भी चलता रहा, नून लीग के दौर में चलता रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में चलता रहा। और फिर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आपको तो हमसे ज़्यादा तजुर्बा है, इस तमाम तर मामले को आप फ्रंट फुट पर खेल रही हैं, देख रही हैं और इसको संभाल कर चल रही हैं। बहरहाल उन्होंने कहा कि मैं अब सिर्फ ये चीज़ चाहती हूँ कि मुझे सच बताया जाए। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आप क्या कहती हैं, हम किस से पूछें? तो आमना मसूद जंजुआ साहिबा ने कहा कि आप आर्मी से ही पूछेंगे और तो किसी के पास जवाब नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट तो आज वैसे भी निगरान सेटअप है। बहरहाल चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आप उसको छोड़ दें, किससे कैसे पूछना है आप हमें बता दें, हमने पूछना किससे है। उन्होंने कहा कि आप फ़ौज से पूछें, जनरल आसिम मुनीर से पूछें। तो चीफ़ जस्टिस मुस्कुरा दिए। चीफ़ जस्टिस ने मुस्कुरा कर कहा कि जिसका नाम आपने लिया है वो तो शायद उस वक्त कप्तान भी नहीं होंगे या शायद कप्तान होंगे जब आपके शोहर को गिरफ़्तार किया गया है। बहरहाल उन्होंने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से कहा कि अटॉर्नी जनरल साहिब ये आमना साहिबा जो हैं ये सिर्फ सच जानना चाहती हैं और ये उनका हक़ है। बहरहाल फिर चीफ़ जस्टिस ने आज मुझे ये लगा कि शायद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी बात की है। उन्होंने कहा है कि अगर माजी में किसी ने कुछ किया है तो उसकी ज़िम्मेदारी मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट पर या मौजूदा फ़ौज पर या मौजूदा हुकाम पर तो नहीं आ सकती। अगर माजी में किसी ने कुछ गैर कानूनी काम किया है वो उसकी ज़िम्मेदारी क्यों लेंगे। और फिर एक मौके के ऊपर एक JIT की तश्कील की बात हुई तो चीफ़ जस्टिस ने ख़ुद कहा कि JIT की तश्कील भी एक खाना पूरी होती है, होता उससे कुछ नहीं है और हम तो ये चाहते हैं कि सच सामने आए। और फिर वो ये कह रहे हैं कि आमना मसूद जंजुआ साहिबा हैज़ बीन एट फ्रंट फुट फोर फ्रंट नॉट ओनली फॉर हर हस्बैंड बट फॉर अदर्स आल्सो। बहरहाल अब अदालत ने कहा कि हम इंटीरियर मिनिस्ट्री और जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उससे बात कर लेते हैं। उससे अटॉर्नी जनरल को उन्होंने कहा कि आप बात करें और उनसे पूछें कि क्या स्टेटस है। और अटॉर्नी जनरल बहरहाल रिलक्टेंट थे। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से ये इंटीरियर मिनिस्ट्री का मामला है, वजारत दिफा को इन्वॉल्व करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि ये मुशर्रफ साहब पर इल्ज़ाम लगा रही हैं तो मुशर्रफ साहब का मामला तो फिर वजारत दिफा देखेगी। उस पर भी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुशर्रफ साहब बतौर प्रेसिडेंट
उस वक्त अगर उन्होंने कुछ किया होगा तो किया होगा, तो ये मामला इंटीरियर का है। बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा मुस्कुराते हुए कि आप वज़ारत दिफा से भी जवाब लें। फिर उन्होंने यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बात की है, शायद ये पैगाम है। वो ये कहते हैं कि अर्जेंटाइन में बहुत से लोग गायब हो गए थे, मगर जब नई हुकूमत आई तो उस नई हुकूमत ने आते ही ये कहा कि जो लोग गायब हुए हैं, एक तो उन्होंने एडमिट किया कि वो हुए हैं, और ये भी कहा कि वो हमारी जो गुज़िश्ता हुकूमत थी या जो हमारे प्रेडिसेसर्स थे उन्होंने उनको गायब किया था। अब मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो 18 साल पहले लोग गायब हुए हैं उनके बारे में भी अब रियासत को बता देना चाहिए, क्योंकि अब तो ज़िम्मेदारी भी उन पर आयद नहीं होगी जो आज ओहदेदार हैं। जो ओहदेदार उस वक्त थे वो अब हैं नहीं, तो ये तो बड़ा आसान काम है। कम से कम 18 साल के बाद जो आमना मसूद जंजुआ साहिबा हैं उनके शोहर के बारे में बताया तो जा सकता है, सच तो सामने लाया जा सकता है कि आखिर वो हैं कहाँ, हैं भी या नहीं हैं। फिर चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि सबसे ज़्यादा लोग जो हैं लापता वो कब हुए। उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा मुशर्रफ के दौर में हुए। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि क्या आजकल भी, मुस्कुराते हुए नहीं, खैर बड़ी मासूमियत के साथ उन्होंने पूछा कि क्या आजकल भी ये काम हो रहा है, यानी लोग गायब हो रहे हैं। उस पर उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, आजकल केसेस आ रहे हैं। और चीफ जस्टिस फिर यहाँ पर बोले कि दौर बदलते जाते हैं और नए लोग आ जाते हैं। बहरहाल आज हम हुक्म दे देते हैं और अटॉर्नी जनरल साहब को हम कह देते हैं और उनसे बल्कि कहलवा लेते हैं कि आज के बाद किसी को भी गैर कानूनी तौर पर उठाया नहीं जाएगा, गायब नहीं किया जाएगा। और अटॉर्नी जनरल से उन्होंने पूछा कि अटॉर्नी जनरल साहब बतौर वफाक के नुमाइंदे के, क्या आप ये ज़िम्मेदारी या ये बयान देने की ज़िम्मेदारी लेते हैं यहाँ पर कि आइंदा के बाद किसी को भी गैर कानूनी तौर पर हिरासत में नहीं लिया जाएगा, उसे गायब नहीं किया जाएगा। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बिल्कुल, मैं तो ये बात अभी कह सकता हूँ आपको। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसे नहीं, आप ये बात हमें लिख कर देंगे, और अगर आपकी इस बात के बावजूद भी ऐसे केसेस हमारे सामने आए तो फिर उसके असरात आपको भुगतना होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। हम राइटिंग में चाहते हैं। ताहम फिर ये पूछा कि वो राइटिंग में हमें अश्योरेंस कौन देगा। फिर उन्होंने कहा कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का बंदा तो हमें नहीं चाहिए जो हमें एश्योरेंस दे। फिर बात हुई तो वज़ारत दिफा और वज़ारत दाखिला के जो सेक्रेटरी हजरात हैं, अब ऐन मुमकिन है उनकी जानिब से इस पर तफसील से एक बयान आ जाए। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जो मुल्क है, पाकिस्तान का जो मुल्क है, इसको नुकसान अंदर से ही पहुंचाया गया है, फ्रैक्चर कर दिया गया है इसको, और जो डिरेलमेंट ऑफ डेमोक्रेसी है वो एक बुनियादी वजह है। ये जो मसाइल हैं पाकिस्तान के आज, चाहे वो मिसिंग पर्सनस के हों, इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस के हों या दीगर कई मसाइल हैं, इनकी सबसे बड़ी जो वजह है वो जमहूरियत का जो तसलसल बार बार टूट जाना है, जो मार्शल लॉ का बार बार लग जाना है, वो है। और फिर उन्होंने बताया कि किस तरह जब वो चीफ जस्टिस थे पेशावर हाई कोर्ट में, वहाँ पर उनके सामने कैसे कैसे केसेस आया करते थे। एक दफ़ा कुछ पिलग्रिम्स जो थे वो जा रहे थे उम्रे के लिए गालबन या हज के लिए, 32 लोग थे, उनको पॉइंट ब्लैंक पर गाड़ी से उतार कर गोली मार दी गई थी। उन्होंने कहा कि जो कत्ल करते हैं उन्हें खौफ खुदा भी नहीं है। अब रियासत को अपना माइंडसेट तब्दील करना होगा। कत्लो गारत से कभी भी किसी ने कुछ भी नहीं पाया। हम आज यहाँ पर कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं देना चाहते जिससे एक अखबार में सुर्खी लग जाए और एक ऑर्डर पास हो जाए, होना उससे कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि जो भी हो कंक्रीट हो और तमाम तर लोग जो हैं अब ज़िम्मेदारी के साथ इस मामले को हल करने के लिए अमली इक़दामात उठाएं। और फिर बात आई उस मिसिंग पर्सनस कमीशन की जो एक तवील अरसे से कायम है, गालबन 2011 में वो कायम किया गया था, और आजकल उसके जो चेयरमैन हैं, सरबराह हैं, वो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल हैं, जो फार्मर जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और गालबन 2013 से वो वहीं हैं। फिर पूछा गया, जो रजिस्ट्रार थे उस कमीशन के, वो वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि इसमें एक शरीफ विर्क साहब हैं, वो रिटायर्ड आईजी हैं, और एक अमानुल्लाह यासीन ज़ई हैं, वो इसके मेंबर हैं, और इसी तरह एक जस्टिस ज़िया परवेज़ हैं।
ये कुल 4 लोगों पर मुश्तमिल कमीशन है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या इस कमीशन के लोगों को तनख्वाह मिलती है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमें तनख्वाह मिलती है, हमारा एक बजट होता है। यहाँ पर जजेस साहिबान जो हैं वो काफ़ी आप कह सकते हैं कि सटपटाए। उन्होंने कहा कि जो एडिशनल असाइनमेंट किसी भी जज को मिलती है, उस एडिशनल असाइनमेंट के लिए उसको पे नहीं किया जाता, वो उसकी ड्यूटी होती है, क्योंकि वो बतौर जज अपनी तनख्वाह ले रहा होता है। और जो रिटायर्ड जजेस होते हैं उनको उनकी पेंशन मिल रही होती है, और वो भी तकरीबन उतनी ही होती है जितनी उनकी तनख्वाह होती है जब वो लास्ट टाइम रिटायर हुए थे। और जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको भी, और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी। फिर पूछा गया कि उनकी तनख्वाहें कितनी हैं। बताया गया कि जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस इनके मेंबर्स हैं उनकी तनख्वाह हाई कोर्ट जितनी ही है जितनी हाई कोर्ट के जज की होती है, और जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जजेस हैं उनकी तनख्वाह उतनी ही है जितनी सुप्रीम कोर्ट से रिटायरमेंट के वक्त उनकी थी। मगर दिलचस्प बात यह है कि आज वो लोग ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से एज रिटायर्ड जज तनख्वाह ले रहे हैं और हाई कोर्ट से, बल्कि एज कमीशन वहाँ से भी तनख्वाहें ले रहे हैं। बल्कि एक इंटरेस्टिंग पहलू तो ये भी है कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब कुछ अर्सा कबल तक चेयरमैन नैब भी रहे हैं, और उस वक्त उनके पास 3 मुख्तलिफ ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से पैसे आ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट और इंसानी हकूक़ कमीशन और चेयरमैन नैब। तो ये अलमिया है पाकिस्तान का। जजेस साहिबान भी एक दफ़ा परेशान हो गए, हत्ता कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी ये बात सोचने पर मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे तो देखना होगा कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है अक्सर औकात, और जजेस साहिबान को अलग से असाइनमेंट के लिए तनख्वाहें नहीं दी जाती। मगर मुझे जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है जिसके ज़रिए जिसमें ये तमाम चीज़ें वाज़ेह हैं उसका जायज़ा लेना होगा। बहरहाल अब लुबे लुबाब यही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले की समाअत जो है वो 2 हफ़्तों तक मौखर की है। अब देखते हैं कि हमारी रियासत अब किस तरह रिप्लाई करती है, किस तरह रिस्पॉन्ड करती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। और मैं ये समझता हूँ कि इस मामले को वंस एंड फॉर ऑल अगर कोई हल कर सकता है तो वो शायद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कर सकते हैं। मगर आज जो उनकी जानिब से ऑब्जर्वेशंस आई हैं वो कोई इतनी ज़्यादा भी खातर ख्वाह नहीं है। बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो आज हो रहा है, आप इमरान रियाज का मामला ले लें, चाहे किसी पॉलिटिशियन का ले लें, भले ही वो आपके सामने नहीं आए, मगर आपको तो सब कुछ नज़र आ रहा है, आप तो देख रहे हैं। आप तो ये कह रहे हैं कि मैं मीडिया नहीं देखता, मगर अंदाज़ा यही होता है, जिस तरह आपको हर चीज़ का इल्म होता है, कि आपको मालूम ही होता है किसी न किसी तरह से आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है। सियासतदानों के साथ जो कुछ हो रहा है, जो सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, इन तमाम तर पहलुओं को नज़रअंदाज कर देना ये भी कोई मुनासिब इक़दाम नहीं है। और जो आज कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद होने का मामला है, और फिर MPO के तहत गिरफ़्तारियों का मामला जो ना रुकने का नाम ले रहा है, नहीं ले रहा रुकने का नाम, उस सब के बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज भी बज़िद है कि हमने तो बस इंतख़ाबात करवाने हैं, भले ही वो इंतख़ाबात साफ़ और शफाफ ना हो, माज़रत के साथ तासुर ये बन रहा है, तो ये मामला मज़ीद बिगड़ेगा। बहरहाल चीफ जस्टिस ने आज अपना पुराना गुस्सा भी उतारा, और 2013 में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस वक्त इल्ज़ामात लगाए थे अदलिया पर, क्योंकि उस वक्त जो ROs थे वो जुडिशरी से थे, तो उसका भी उन्होंने जवाब दिया कि हमने ROs अपने क्यों नहीं दिए, क्योंकि आपने माजी में जब आप अपनी मर्ज़ी के ROs लगवाए उस वक्त भी आपने ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए जो बाद में साबित भी नहीं हो सके। धांधली कमीशन को उन्होंने हवाला दिया और 35 पंक्चर की भी बात हुई, और कहा कि बाद अज़ां इनमें से कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि बिल्कुल इल्ज़ाम भले ही साबित नहीं हुए, मगर अदालत ने ये नहीं कहा था कि ये सब इल्ज़ामात झूठे हैं, सब्सटेंशियल कोई चीज़ नहीं थी। बहरहाल अब देखते हैं कि आइंदा समाअत पर क्या होगा, और कल तो एक इंतहाई अहम मुकदमा और भी है, उसमें काफ़ी अहम ऑब्जर्वेशन एक्सपेक्टेड हैं। देखते हैं उसमें क्या होता है। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।